आईएमआईएम चीफ हसुद्दीन ओवैसी ने गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के छुटका सांखे में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर बड़ा हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि बिहार में जिसकी 3% आबादी है उसका बेटा डिप्टी सीएम बन जाता है, जबकि जिसकी 17% आबादी है उसे सीएम या डिप्टी सीएम बनने का मौका नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि यह सामाजिक न्याय नहीं, राजनीतिक भेदभाव है। ओवैसी ने लोगों से एआईएमआईएम प्रत्याशी अनस सलाम को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। जिसकी आबादी 3% की नहीं है, वो ये कह रहे हैं कि अब की बार उनका उप मुख्यमंत्री राजद से होगा, और जिसकी आबादी 17% है उनका कोई नामो निशान नहीं है। अगर कोई बिहार में कहता है कि अब के बार मल्ला का बेटा डिप्टी चीफ मिनिस्टर होगा, तो मैं पूरे आप तमाम से एक सवाल और एक फिक्र देकर जाना चाहता हूं कि क्या आदम का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अब्दुल का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? क्या अनस सलाम आपका विधायक नहीं हो सकता? महागठबंधन के सीएम उम्मीदवार और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि हमने सीएम का चेहरा भी घोषित कर दिया है। आज हम तेजस्वी प्रण पत्र जारी करने जा रहे हैं। हम अगले 5 साल कैसे काम करने जा रहे हैं। हम चाहते हैं कि एनडीए अपने सीएम के नाम की घोषणा करे। उनके पास क्या योजनाएं हैं, उनका विजन क्या है और वे बिहार को कैसे आगे ले जाएंगे। हमने एक रोड मैप, एक विजन दिया है और हम स्पष्ट हैं कि हम बिहार को नंबर 1 बनाएंगे। साफ बात है, हम लोगों के तरफ से सीएम का चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं एनडीए की तरफ से कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और उनका घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया, उनका विजन क्या है। बिहार चुनाव में नेता प्रचार और भाषणों के साथ ही पोस्टर से भी जनता में अपनी छाप छोड़ने में लगे हैं। पटना में आरजेडी कार्यालय के बाहर पोस्टर में तेजस्वी यादव का पोस्टर लगाया गया है, जिसमें उन्हें नायक बताया गया है। ऐसे में इस पोस्टर पर खूब सियासत भी हो रही है। तो तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान सामने आया है। जननायक पर तेज प्रताप ने कहा कि राहुल तेजस्वी जननायक नहीं, कर्पूरी ठाकुर जननायक थे। मेरे पिता लालू प्रसाद भी जननायक, तेजस्वी पर पिता की छत्र छाया है। देखिए, जननायक कौन होते हैं? पोस्टर में जिनका ऊपर में है सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। लालू जी भी जननायक थे, इन्होंने अब्दुल बारी सिद्दीकी जी ने कहा। लालू जी तो थे ही, लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। छत्र छाया, एक मिनट रुकिए ना भाई, छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, हमारे ऊपर गरीब जनता का, बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का छत्र छाया है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। तो अपने बलबूते पे करके दिखाएंगे। तेजस्वी यादव को जननायक बताने पर उनकी ही पार्टी के बड़े नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने बड़ा बयान दिया। सिद्दीकी ने कहा कि तेजस्वी यादव को जननायक बनने में अभी वक्त लगेगा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव लालू प्रसाद की राजनीति के विरासत हैं और उनकी राजनीति पर खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। भाई, जननायक बनने में उनको समय लगेगा, इसलिए समय लगेगा कि वो लालू की विरासत हैं और उनकी राजनीति पे खरा उतरने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझको लगता है आने वाले दिनों में लालू जी या जननायक कर्पूरी ठाकुर के पद चिन्हों पर चलेंगे तो जननायक उनको भी कहेगा लोग। एक तरफ आरजेडी अपने नेता तेजस्वी यादव को नायक बता रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर अजय आलोक तेजस्वी को नालायक कह रहे हैं। दरअसल अजय आलोक ने तेजस्वी के उस बयान पर पलटवार करते हुए उन पर निशाना साधा जिसमें तेजस्वी ने रेलवे के द्वारा 12,000 ट्रेन चलाने के दावे पर सवाल खड़ा किया था। ये लोग क्रॉनिक झूठा हो गए, हताशा, निराशा, विक्षिप्तता, मानसिक विक्षिप्तता आ गई है। जान रहे 14 को क्या होगा।
कुछ से कुछ, कभी 2.5 करोड़ नौकरी दे देंगे, कभी 50 लाख का पेंशन बांटने लगेंगे। ये देखने नहीं, ये सब होता है, मेंटल डिरेंजमेंट जब होती है। तेजस्वी तो कह रहा है कि जनता बिहार की जो है वो सरकार को बदलने का मूड बना चुकी है, अब सिर्फ परिणाम आने बाकी है। बस परिणाम ही आएंगे, ये नेता विपक्ष भी नहीं रहेंगे, गारंटेड लिख लीजिए, परिणाम ही आने हैं 14 तारीख को। हम लोग SIR के मामले पे भी तेजस्वी कह रहे हैं कि ये तो पहले से तय था, इसमें नया क्या है? बिल्कुल सही बात है, पूरे देश में होना है, बिहार से शुरुआत हुई है, बिहार मॉडल पूरे देश में चलेगा। ये कहते हैं इसमें नया क्या है, कांग्रेस को दिक्कत है SIR में, स्टालिन को संदेह लगता है SIR में। हम बोले ना, ये सब पागल हो चुके हैं। आज अखिलेश यादव भी जननायक बनने लगे। जननायक है ना जननायक है, ये एक्चुअली नालायक हैं। SIR के दूसरे चरण पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि कुछ राज्य ऐसे हैं जो SIR का विरोध कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन इसका विरोध कर रहा है। ये लोग केवल मुस्लिम वोट लेने के लिए विरोध करते हैं। ये भारत को धर्मशाला बनाना चाहते हैं। चुनाव आयोग को धन्यवाद दूंगा मैसिव रूप में, लेकिन कुछ राज्य ऐसे हैं जो SIR का विरोध कर रहे हैं। ND गठबंधन इसका विरोध कर रहा है। अब बंगाल की सरकार तो लगता है बांग्लादेश की सरकार बन गई है, लेकिन अब इस देश में जितना जरूरी SIR है उतना जरूरी CAA कानून बन गया, और NRC भी अब देश में उतना ही जरूरी है। हर इंसान का, हर जो भारतीय नागरिक हैं उनका एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। ये लोग विरोध क्यों करते हैं? केवल मुस्लिम का वोट लेने के लिए भारत को धर्मशाला बनाना चाहते हैं। बिहार के बाद अब दूसरे राज्यों में SIR को लेकर एक बार फिर से घमासान मचा है। विपक्ष के नेता लगातार SIR पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए हैं। कहा कि विपक्ष के नेता घुसपैठियों को अपना वोटर मानते हैं, इसलिए उनके बचाव में खड़े हैं। आप कह रहे हैं कि देश का जो नागरिक नहीं भी है उसको भी वोटर बना के रखिए, तो वोट चोरी कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं कि चुनाव आयोग कर रहा है? आप वोट चोरी करना चाहते हैं, आप घुसपैठियों के बल पर चुनाव जीतना चाहते हैं, आप घुसपैठियों को अपना समर्थक बनाना चाहते हैं। राजस्थान जयपुर में एक बड़ी घटना सामने आई। मनोहरपुर के टोडी गांव में दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई और 10 लोग घायल हो गए। ईंट भट्टे पर मजदूरी के लिए उत्तर प्रदेश से आए लोग एक स्लीपर बस में सवार थे। तभी रास्ते में बस की छत पर रखा सामान और बाइक हाई टेंशन तारों से छू गई। करंट पूरे वाहन में फैल गया और देखते ही देखते बस में आग लग गई। बस में चीख पुकार मची। कुछ मजदूर किसी तरह बाहर निकल पाए, लेकिन कई बुरी तरह से झुलस गए। बस में करीब 100 लोग सवार थे। बस में 15 गैस सिलेंडर, 4 बाइक थी। आग लगते ही गैस सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। समाजवादी पार्टी के विधायक ओम प्रकाश सिंह ने हेमा मालिनी को लेकर विवादित बयान दिया है। बिहार के छपरा से RJD के उम्मीदवार और भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव को नचनिया कहने पर उन्होंने कहा कि अगर खेसारी लाल नचनिया है तो हेमा मालिनी कोई सीता मैया नहीं है। गरीब का बेटा उन्हें नचनिया लगता है और अंग्रेजी बोलने वाला कलाकार लगता है। बता दें कि खेसारी लाल यादव बिहार विधानसभा चुनाव में छपरा से RJD की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार के डिप्टी CM सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल यादव को नचनिया कहा था। देखिए, अब कलाकार को कोई नचनिया कह दे तो इनके पास भी 3-4 ठे हैं। हेमा मालिनी जी क्या है? सीता है, माँ सीता नहीं ना है। हम उनको बोल देंगे तब उच्च कोटि के हैं तो कैसा लगेगा? खेसारी लाल गरीब का बेटा है जो बम्बई में जाकर नाम रोशन किया। गरीब का बेटा है जिनको नचनिया दिखाई दे रहा है, और जो अंग्रेजी में बोल रहा है डू दिस व्हाई नॉट बतिया रहा है तो उनको कलाकार दिखाई दे रहा है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा हो चुका है। ये जानकारी राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी है। रामनगरी अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर और उससे संबंधित सभी निर्माण कार्य पूरे हो गए हैं। अब 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण करेंगे। राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन भी PM मोदी ने ही 5 अगस्त 2020 को किया था। मंदिर नागर शैली में बना है। भूतल पर रामलला और प्रथम तल पर राम परिवार है। खबर अयोध्या से है, जहां श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में होने वाले 25 नवंबर के ध्वजारोहण समारोह की तैयारियां जोरों पर है। राम मंदिर भवन निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने
दूसरे दिन की बैठक से पहले मीडिया को जानकारी दी। ध्वजारोहण के दिन श्रद्धालुओं के लिए दर्शन परकोटा और सप्त मंदिरों में नहीं हो सकेंगे। वहीं करीब 8,000 लोगों को राम मंदिर निर्माण की पूर्णता का संदेश देने वाले ध्वजारोहण समारोह के लिए आमंत्रित किया गया है। समारोह के अगले दिन से श्रद्धालु परकोटे के मंदिरों में दर्शन कर सकेंगे। नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि हमारी प्राथमिकता है कि श्रद्धालु मंदिर के निर्माण कार्य को देख सकें। नोएडा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण अधिसूचना जारी की गई। विस्तारीकरण के लिए तीसरे फेज की अधिसूचना जारी हुई। 14 गांव की जमीन का अधिग्रहण होगा और 1 महीने में आपत्ति दर्ज भी करानी होगी। नोएडा एयरपोर्ट के पहले फेज का काम पूरा हो चुका है। दिल्ली एनसीआर नोएडा सबसे प्रदूषित शहर है। नोएडा में AQI रेड जोन में पहुंच गया है। नोएडा का AQI 331 दर्ज किया गया है। दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 2 लागू है। खगड़िया से खबर है, जहां मुरकाही थाना क्षेत्र के रसौग घाट पर छठ के अर्घ्य के दौरान नदी में 3 बच्चे डूब गए। बताया जा रहा है कि तीनों बच्चे छोटू कुमार, दिलखुश कुमार और गोलू कुमार एक ही परिवार से थे और आपस में मौसेरे भाई थे। अपने ननिहाल छठ के लिए आए हुए थे। फिलहाल तीनों बच्चों की खोजबीन जारी है। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। हम सब पूजा पाठ में लगे थे। बच्चा अर्घ दे रहा था। अर्घ देने के दरमियान में एक घटना हुआ है। 3 बच्चा जिसमें मेरा भैगना था, तीनों जिसमें डूब गया है नदी में। जिसमें 5 बजे से प्रशासन को फ़ोन पर फ़ोन कर रहे हैं। मोटामोटी 200 मोबाइल से उसको फ़ोन किया गया। अभी तक उनको आधा घंटा नहीं हुआ है। डूबा है। तीनों का रिश्ता क्या है? तीनों का मेरा भैगना था, ननिहल में था तीनों। अच्छा जी। क्या नाम है तीनों का? एगो का नाम है दिलखुश। क्या उम्र होगा उसका? उनको 15 साल होगा। हाँ। एगो का नाम है छोटू, उनको 16 साल के आसपास में होगा। एक है गोलू कुमार, उनको भी 12-13 साल का लगा। महापर्व छठ के दौरान हादसा हो गया। अलग अलग हादसे में जान गई। नालंदा में तालाब में 6 लोग डूब गए। 3 की मौत हो गई। 2 की खोजबीन जारी है। 1 को सुरक्षित निकाल लिया गया। खगौल में नहाते वक्त 2 बच्चे की मौत हो गई। जमशेदपुर से खबर है, जहां के सिद्धगोड़ा थाना क्षेत्र में पुलिस और सुजीत सिन्हा प्रिंस खान गिरोह के अपराधियों के बीच मुठभेड़ हो गई। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है। मुठभेड़ के तुरंत बाद पुलिस ने इलाके में सर्च अभियान चलाया। जानकारी के मुताबिक गिरोह के सदस्य खाली क्वार्टर में छिपे मिले। पुलिस ने ठिकाने की जानकारी मिलने पर इलाके में घेराबंदी की। इस दौरान बदमाशों ने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग की, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में एक शूटर रवि महानंदुर्फ गोपाल को गोली मार दी, जिससे वो घायल हो गया, जबकि 2 साथी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस ने नाकेबंदी कर शहर के विभिन्न इलाकों में तलाशी अभियान शुरू किया है। सर्च अभियान के दौरान पुलिस को मौके से शराब की बोतल सहित कई संदिग्ध सामान बरामद हुए। ऑपरेशन किया गया था, रेड किया गया था उसको पकड़ने के लिए। और जैसी पुलिस टीम की उसने आवाज़ सुनी तो उसने बाहर से अंदर से ही 2 राउंड गोली फायर की थी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग की और उसमें से एक गोली अक्यूज्ड के दाहिने पैर में लग गई है और उसको अभी हॉस्पिटल हम लोग भेजे हैं। ही इज़ आउट ऑफ डेंजर, उसकी इलाज भी चल रही है। आपको जैसा जानकारी होगा कि हरिराम सिंह के घर पर फायरिंग हुई थी, उसी केस का शूटर सितौरा क्षेत्र में छुपा हुआ है। इस इंफॉर्मेशन पर पुलिस रेड की थी। उस पर पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दिया अपराधियों द्वारा, जिसके जवाब में पुलिस द्वारा फायरिंग की गई है। उसमें एक अपराधी घायल। हजारीबाग से एक खबर है, जहां 2 समुदाय के बीच बहस हुई। बहस के बाद स्थिति तनावपूर्ण हो गई। छठ दौरा ले जाने के दौरान बहस हुई। आक्रोशित लोगों ने पुलिस को जानकारी दी। मामले की छानबीन में पुलिस जुटी हुई है। ग्रामीणों ने कार्रवाई करने की मांग की। पुलिस ने अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की। कटकमसांडी थाना क्षेत्र का यह मामला सामने आया है। आज सुबह जब जा रहे थे फिर घाट में, तो कुछ महिलाएं जो है उन लोगों को बोला कि नहीं, सो आप लोग इधर से क्या बना लिए, इधर से जाने का कोई औचित्य नहीं है, आप लोग को क्यों इधर से जा रहे हैं। वही मामला लेकर के अभी कौन बोला था उन लोगों को नहीं जाने के लिए? वो बात आया था हकीम का और कुछ महिला लोगों का, जिसका नाम हम महिला का नहीं। शरारती तत्व के लोग, महिलाएं एवं पुरुष, छठ व्रतियों को लोगों ने रोका और बोला कि हमने गाय का मांस खाते हैं, हमारे घर के दरवाजे की तरफ से आप लोग छठ व्रती क्यों जाते हैं। आप लोग टीका लगा लेते हैं, सिंदूर लगा लेते हैं, दौरा ले लेते हैं और बहुत तरह तरह की भड़काऊ की बात उन्होंने की, जिसके चलते जनता में आक्रोश हुआ। यह धर्म की आस्था पर ठेस पहुंचाने का काम किया। लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई। फिर हम लोगों ने आके सामने आया
और देखा काफी लोगों को भीड़ हो, और भीड़ में लोगों को आके देखने के बाद समझौता किया। समझाने बुझाने के बाद प्रशासन को। और देखिए इस बीच बड़ी खबर, 30 अक्टूबर को एनडीए का घोषणा पत्र जारी होगा। बिहार चुनाव के लिए एनडीए का घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। तो देखिए एक तरफ आज महागठबंधन की तरफ से घोषणा पत्र जारी होना है, तो 30 अक्टूबर की वो तारीख जब एनडीए का भी घोषणा पत्र सामने आ जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस एनडीए के घोषणा पत्र में क्या चुनावी वादे दावे किए जाते हैं। बिहार चुनाव के लिए एनडीए का ये घोषणा पत्र जारी होगा, तो ये एनडीए का घोषणा पत्र, और इस घोषणा पत्र के जरिए वोटर्स कितने आकर्षित होते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि घोषणा पत्र वो पत्र होता है जिसमें एनडीए का एजेंडा होगा, विजन क्या है अगले 5 सालों के लिए ये भी उसमें रहेगा, कामकाज क्या होंगे, ये सारी घोषणाएं जो हैं वो रहती हैं। तो 30 अक्टूबर को एनडीए की तरफ से घोषणा पत्र जारी होना है। बिहार चुनाव के लिए एनडीए का घोषणा पत्र जारी होगा, तो घोषणा पत्र भी काफी महत्वपूर्ण मायने रखता है। आनंद अमृतराज हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़ गए हैं। आनंद, एनडीए का घोषणा पत्र 30 अक्टूबर को जारी होगा, क्या उम्मीद की जाए इस घोषणा पत्र से? राहुल, निश्चित तौर पे 30 अक्टूबर को जब एनडीए के घोषणा पत्र जारी होगा उसमें कई सारी बातें सामने आ सकती हैं, और सबसे दिलचस्प है कि आज महागठबंधन की तरफ से घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। जाहिर सी बात है, सारी निगाहें आज 4:30 बजे महागठबंधन के घोषणा पत्र पर टिकी, और उसके बाद जब 30 तारीख को जब एनडीए घोषणा पत्र जारी होगा तो उम्मीद है कि उन तमाम बातों का सिलसिलेवार ढंग से जवाब भी दिया जा सकता है कि जो जिस तरीके से महागठबंधन के बाद कई ऐसी घोषणाएं की गई हैं जो काफी लुभावनी घोषणाएं हैं। तो जाहिर तौर पर जब एनडीए के घोषणा पत्र जारी होगा उसमें उन तमाम बातों पर विचार करके और उस घोषणा पत्र को जारी किया जाएगा, क्योंकि चुनावी साल में तेजस्वी यादव ने कई ऐसे घोषणाएं कर रखी हैं जिसका असर हो सकता है। तो जाहिर तौर पे अब एनडीए कोशिश रहेगी न सिर्फ उन घोषणाओं का जवाब कैसे दिया जाए उस पर ध्यान दिया जाए, और साथ ही जो बिहार सरकार ने हाल के दिनों में जो कई घोषणाएं की और जो कई सारी योजनाओं को लागू किया, उसके बाद आने वाले समय में और कैसे 5 साल में हमारा रोड मैप रहेगा एनडीए का, उन तमाम बातों को उल्लेख किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नीतीश कुमार जो बार बार अपने चुनावी सभा में जो सबसे बड़ी बात कहते हैं, प्रधानमंत्री ने भी अपनी चुनावी सभा में कहा है कि आने वाले 5 साल में बिहार देश के राज्यों में शामिल होगा। नीतीश कुमार तो यहाँ तो दावा करते हैं कि टॉप 3 राज्य में बिहार शामिल होगा। तो जाहिर तौर पर इन तमाम मुद्दों को देखते हुए कई ऐसी घोषणाएं की जा सकती हैं जो न सिर्फ लुभावने के आने वाले समय में बिहार तरक्की कैसे करे और विकसित राज्यों के श्रेणी में कैसे पहुंचे, उसका भी एनडीए के घोषणा पत्र में पूरा ख्याल रखा जाएगा। जाहिर तौर पे 30 तारीख पर तमाम यहाँ से निकाले कि उससे महत्वपूर्ण बात है कि आज जब महागठबंधन के घोषणा पत्र में क्या कुछ आता है, उसके बाद 30 तारीख को जब एनडीए घोषणा पत्र जारी होगा तो उसमें कई सारे सवालों का जवाब भी उसमें मिलता दिखेगा एनडीए की तरफ से। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि एनडीए सरकार की तरफ से जो भी बड़े नेता भाषण दे रहे हैं वो एक महत्वपूर्ण बात का जरूर प्रयोग कर रहे हैं कि आने वाले 5 साल में बिहार में विकसित बिहार। चलिए बिल्कुल, तो इस 5 सालों का रोड मैप इस घोषणा पत्र में हो सकता है, उम्मीदें भी कई लगाई जा सकती हैं, और आज जो घोषणा पत्र महागठबंधन की तरफ से जारी किया जाएगा उसकी भी काट निकालने की कोशिश इस घोषणा पत्र में एनडीए की होगी। बहुत बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।